हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं कपिल कुमार चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, शासकीय आदर्श महाविद्यालय महासमुंद लोहरा कोट से आपका स्वागत करता हूं कॉलेज के इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। हमारा आज का जो टॉपिक है ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, जिसका टॉपिक है अर्थशास्त्र का परिचय एवं परिभाषाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का लेक्चर। हमें सबसे पहले यह जानना है कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है या हिंदी में अर्थशास्त्र जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी भाषा का जो इकोनॉमिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इकोनॉमिका या ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया शब्द से हुई है। अगर हम आर्थिक विचारों के इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, लगभग 325 ईसा पूर्व के पहले, तो उस समय जो ग्रीक के महान दार्शनिक थे अरिस्टो, उनकी एक किताब आई थी जिसमें सबसे पहले ओइकोनोमिया शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है यह होता है गृह प्रबंधन। अगर हम इसे अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यह पहली किताब थी और यह पहला वो था जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में कहा गया था, और यहीं से इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र की उत्पत्ति होती है। अगर हम हिंदी भाषा में जो शब्द अर्थशास्त्र है इसकी बात करें तो इसमें कौटिल्य का जो किताब आया था अर्थशास्त्र, वहाँ से यह शब्द उठाया गया है, जो दो शब्दों से बना हुआ है, एक अर्थ और एक शास्त्र। अर्थ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है धन, और शास्त्र का जो अर्थ होता है वह होता है किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। तो अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा धन का शास्त्र, मतलब ऐसा शास्त्र जिसमें हम धन से संबंधित विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो आधुनिक अर्थशास्त्र है इसका जन्म कैसे हुआ। हम आर्थिक विचारों के इतिहास को देखते हैं तो सन 1776 ईस्वी में एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब आई जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका हिंदी रूपांतरण है राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज। इस किताब के लेखक थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उसका कारण है इनकी यह किताब। इन्होंने अपने इस किताब में पहली बार अर्थशास्त्र के क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन का प्रयास किया है, और इनके इसी योगदान के लिए इनको अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब एडम स्मिथ की ये किताब आई थी तब इसे इकोनॉमिक्स के नाम से नहीं जाना जाता था। इस विषय को इकोनॉमिक्स या इस शास्त्र को इकोनॉमिक्स के नाम से नहीं जाना जाता था। इस शास्त्र के जन्म के समय इसका नाम राज्य अर्थव्यवस्था या पॉलिटिकल इकोनॉमी था। एडम स्मिथ की किताब जब आई थी और जब एडम स्मिथ ने इस विषय में प्रकाश डाला था उस समय भी इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से ही जाना जाता था। सन 1890 में एल्फ्रेड मार्शल की एक सुप्रसिद्ध किताब आती है जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस किताब में पहली बार इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था, और यहाँ पर अर्थशास्त्र का नाम राज्य अर्थव्यवस्था से बदलकर अर्थशास्त्र हो गया। और इस किताब के आने के बाद में उस समय के सभी अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र नाम को स्वीकार किया, और जो इस विषय का नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी या राज्य अर्थव्यवस्था, वो बदल करके अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाने लगा, और सभी अर्थशास्त्रियों ने इस पॉलिटिकल इकोनॉमी को इकोनॉमिक्स के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से यह जो विषय है ये अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं
कि अर्थशास्त्र की परिभाषा या अर्थशास्त्र को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यदि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं परिभाषा के संदर्भ में, तो हमें यह पता चलता है कि आर्थिक विचारकों इतिहास में अर्थशास्त्रियों के मध्य परिभाषा को लेकर मत में भिन्नता की स्थिति रहती है, और इस भिन्नता के वजह से ही जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जॉन मेनर्ड कीन्स, उन्होंने अपने कथन में कहा है कि राज्य अर्थव्यवस्था या पॉलिटिकल इकोनॉमी ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। अब उनके इस कथन को कहने का क्या कारण था? तो उसका कारण ये था कि उस समय अर्थशास्त्र के परिभाषाओं को लेकर के मत में बहुत ज़्यादा ही भिन्नता पाई जाती थी। हाल तो यहाँ तक था कि अर्थशास्त्रियों का एक समूह ऐसा भी हुआ जिसका यह मत था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा देने की कोई ज़रूरत नहीं है या कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसा क्या कारण था जिस वजह से अर्थशास्त्रियों के समूह ने ऐसा कहा या कीन्स को इस तरीके का कथन देना पड़ा? तो उसका जो कारण था वो यह था कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। अगर हम ओइकोनॉमिकस या अरस्तू के किताब से लेकर के हम आधुनिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि समय काल के हर समय पर अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं हमको देखने को मिलती है, और यह परिभाषा जो हमें देखने को मिलती है ये अपने समय काल के लिए बहुत ही सटीक है, क्योंकि उस समय जैसी परिस्थिति थी उसके अनुसार ही उस परिभाषा का सृजन हुआ, और अपने समय काल में वह परिभाषा पूर्ण थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही मनुष्य का आर्थिक विकास हुआ, राष्ट्रों का आर्थिक विकास हुआ, वैसे वैसे अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो भी बढ़ता गया, इसकी विषय वस्तु बढ़ती गई और हर समय काल पर एक नई नई परिभाषा दी गई। इसी वजह से अर्थशास्त्र समय के साथ परिवर्तनशील है, और यही कारण है कि इसकी कोई एक सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकती और सर्वमान्य परिभाषा भी नहीं दी जा सकती। यदि हम विगत 2 शताब्दियों को देखें तो अर्थशास्त्र में और अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ है, और इसी वजह से अर्थशास्त्रियों के मध्य मतों की भिन्नता का पाया जाना स्वाभाविक है। तो यदि हम अर्थशास्त्र को परिभाषित करने चाहते हैं तो हमें यह हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई एक सटीक परिभाषा नहीं दे सकते, या हम कहें कि हम जो परिभाषा दे रहे हैं ये सर्वमान्य हो, ये भी उचित नहीं है। तो अब हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि हम अर्थशास्त्र को परिभाषित कैसे करें। तो अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के लिए अलग अलग विषय वस्तु को लेकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अलग अलग रूप में परिभाषित किया। आर्थिक विचारों के इस विकास क्रम के अनुरूप एडम स्मिथ से लेकर के आज तक के अगर अर्थशास्त्र द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाओं के विशाल समूह को अगर हम देखें तो सुविधा और सरलता की दृष्टि से अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के लिए हमने 5 भागों में विभाजित किया है, और इस विभाजन का जो आधार था वह यह था कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के केंद्र में जो विषय था उसके अनुरूप ही उस परिभाषा का सृजन हुआ। तो यदि हम देखें तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली है वो धन केंद्रित परिभाषाएं हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने धन संबंधित परिभाषाएं दी जिसका केंद्र बिंदु धन था। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कल्याण से संबंधित परिभाषाएं दी जिसके केंद्र बिंदु पर मानव कल्याण था। कुछ लोगों ने सीमितता या दुर्लभता केंद्रित परिभाषाएं दी जिसका केंद्र बिंदु था सीमित साधन या दुर्लभ साधन। भारतीय एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर जे.के. मेहता, उन्होंने आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा का सृजन किया था। उन्होंने बताया था
कि अगर व्यक्ति आवश्यकता विहीन हो जाए या अर्थशास्त्र व्यक्ति को आवश्यकता विहीन की अवस्था तक लेके जाती है, तो वहाँ आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाओं का सृजन हुआ। और 20वीं सदी में जब अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का दायरा बढ़ा, तो यहाँ पर राष्ट्रों के विकास और मानव विकास से संबंधित परिभाषाओं का सृजन हुआ। तो विकास संबंधित या विकास केंद्रित परिभाषा अर्थशास्त्र में। तो कुल मिला के इन 5 भागों में हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को समझेंगे और देखेंगे कि हर एक परिभाषा की विशेषता क्या है और उसकी आलोचनाएं क्या हैं। तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ धन केंद्रित परिभाषाओं को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं धन केंद्रित परिभाषाओं को। तो धन केंद्रित परिभाषाओं से संबंधित जो अर्थशास्त्री हैं वो हैं एडम स्मिथ, जे.बी. से, जे.एस. मिल आदि। और इसमें जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को देते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मतलब वह धन से संबंधित क्रियाओं का ही अध्ययन करता है। एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हुए यह कहा है कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप एवं कारणों की खोज करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। और अर्थशास्त्र में हम इसी बात का ही अध्ययन करते हैं कि कोई राष्ट्र किस तरीके से विकास करता है धन के मदद से। अर्थशास्त्र का जो प्रमुख उद्देश्य है एडम स्मिथ के अनुसार वह यह है कि राष्ट्रों की भौतिक संपन्नता में वृद्धि करना। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय या ऐसा शास्त्र है जिसके अध्ययन से हम किसी भी राष्ट्र के भौतिक संपदा का विकास या वृद्धि कर सकते हैं। अब हम अन्य अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं देखें जिन्होंने धन केंद्रित परिभाषाएं दी हैं, तो इसमें प्रमुख हैं जे.बी. से। जे.बी. से के अनुसार जो अर्थशास्त्र है वह है विज्ञान जो धन का अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा जे.एस. मिल की है, जिनके अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। तीसरी परिभाषा अमेरिका के अर्थशास्त्री वॉकर की है, जो यह कहते हैं कि अर्थशास्त्र ज्ञान का वह संग्रह है जो धन से संबंधित है। बच्चों, अगर हम तीनों परिभाषाओं को देखें तो तीनों परिभाषाओं की केंद्र बिंदु में आप देख सकते हैं धन का ही सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है। धन ही इन परिभाषाओं की विषय वस्तु में है। तो इसी वजह से उस समय के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते वक्त धन को इसकी विषय वस्तु रखी थी कि धन से संबंधित जो अध्ययन होगा वही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होगी। तो अगर हम उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन करते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने धन को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु माना था और जो मानव था या मानव कल्याण था उसे गौण स्थान दे दिया था। और यहीं पर इस चीज की आलोचना की गई थी और इस वजह से क्योंकि धन को विषय सामग्री बनाया गया केंद्र बिंदु में और मानव को गौण बना दिया गया, तो इसका जो क्षेत्रफल था अध्ययन का वो क्या हो गया, संकुचित हो गया। और इसी वजह से अर्थशास्त्रियों ने इसे घृणित विज्ञान भी कहा है। अब अगर हम धन केंद्रित परिभाषाओं की विशेषता देखें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि धन संबंधित परिभाषाओं में धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु माना गया था। यह मतलब कि जो विषय वस्तु होगी अर्थशास्त्री उसमें हम धन से संबंधित क्रियाओं का ही अध्ययन करेंगे। दूसरी जो विशेषता थी वो ये थी कि
धन की परिभाषा देते वक्त या अर्थशास्त्र को परिभाषित करते वक्त अर्थशास्त्रियों ने मानव को आर्थिक मनुष्य मान लिया था। उनका यह मानना था कि मानव या मनुष्य सिर्फ धन के लिए ही कार्य करता है। इसी वजह से उसे आर्थिक मनुष्य का दर्जा दिया गया। अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो वो ये कहते हैं कि राष्ट्र की समृद्धि व्यक्ति की समृद्धि के ऊपर निर्भर करता है। अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि अगर कोई व्यक्ति समृद्ध होता है तो वो राष्ट्र को भी समृद्ध बनाएगा, और व्यक्ति को अपनी समृद्धि के लिए ही काम करना है। और वो अपनी समृद्धि कैसे कर सकता है? धन से। और उनका कहना था कि मानव के किसी भी समस्या का जो समाधान है वह धन है। तो यहाँ पर इस बात पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है कि व्यक्ति की समृद्धि के ऊपर ही राष्ट्र की समृद्धि टिकी हुई है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि उस समय की मान्यता थी कि सभी सुखों की प्राप्ति के लिए धन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये हमें धन संबंधी परिभाषाएं को पढ़ करके समझने को मिलता है कि उस परिभाषा की इतनी विशेषताएं थीं, और अर्थशास्त्रियों ने यह सोचकर इस परिभाषा को दिया था। किंतु जब हम आगे आते हैं 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, तब अर्थशास्त्रियों का एक ऐसा समूह आया जिन्होंने धन संबंधी परिभाषाओं की कठोर आलोचना की। उनका ये कहना था कि ये जो धन संबंधी परिभाषा है इसमें भौतिकवाद की प्रधानता बहुत ज़्यादा है। इसमें सिर्फ भौतिक चीज़ों की बात ज़्यादा की जाती है या धन के संग्रह को प्रमुख स्थान दिया जाता है। उनका यह मानना था कि व्यक्ति धन के संग्रह से समृद्ध होगा और समृद्ध होने से राष्ट्र समृद्ध होगा। उन्होंने ये कहा कि जो धन से संबंधित क्रियाएं होंगी वही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होंगी। उसके बाद इस बात की भी कठोर आलोचना की गई कि आपने सिर्फ आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है। आर्थिक मनुष्य की कल्पना करना गलत है, उनका यह मानना था। उनका कहना था कि व्यक्ति का उद्देश्य केवल धन कमाना ही नहीं होता, बल्कि उसमें देश प्रेम, विश्व बंधु, दया, भातृत्व की भावना ये सब भी होती हैं, और वो इससे भी प्रेरित होकर के कार्य करता है। वो सिर्फ धन से प्रेरित होकर के कार्य नहीं करता। तो उनका कहना था कि आर्थिक मनुष्य की कल्पना ठीक नहीं है, आर्थिक मनुष्य की जगह वास्तविक मनुष्य की कल्पना होनी चाहिए थी। इसके बाद जो इसकी चौथी आलोचना की जाती है अर्थशास्त्रियों के समूह द्वारा वो यह है कि आपने अर्थशास्त्र के केंद्र बिंदु में धन को रख दिया, इसकी विषय वस्तु धन हो गई। तो विषय वस्तु धन हो जाने की वजह से हम अर्थशास्त्र में सिर्फ उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो धन से संबंधित हो, और अगर हमने इस तरीके का अध्ययन किया तो अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है या अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो संकुचित हो जाएगा। तो उनका यह मानना था कि इस परिभाषा में जो दिया गया है धन से संबंधित, इसमें धन का प्रयोग करने से अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है या अर्थशास्त्र का जो अध्ययन का दायरा है वह संकुचित हो गया है। अब इसकी एक आलोचना इस बात पर भी होती है कि यहाँ पर मानव के आर्थिक व्यवहार की पूर्ण रूप से अपेक्षा की गई है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखिए कि ये उपेक्षा की गई है, ये गलती से स्लाइड में अपेक्षा हो गया है, इसे आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब समझते हैं इसमें कि यहाँ पर आर्थिक जो व्यवहार है ना, इसकी उपेक्षा किस तरीके से की गई है। यदि हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को देखते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि उनका यह मानना था कि मनुष्य की आवश्यकताएं धन कमाने और उसको व्यय करने से ही संतुष्ट होती है।
इसमें साधनों की सीमितता या उनके वैकल्पिक प्रयोग के बीच चुनाव करने के कारण से जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है उसका कोई विश्लेषण नहीं किया जाता। इसलिए आलोचक ये मानते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये जो धन संबंधी परिभाषा में मनुष्य के आर्थिक व्यवहार की पूर्ण उपेक्षा कर दी है, उन्होंने इसकी उपेक्षा की है। तो यदि हम इन आलोचनाओं को देखें तो हमें यह समझ में आता है कि धन केंद्रित या धन संबंधित जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है वह पूर्ण परिभाषा नहीं है, और इसी वजह से ये जो ऊपर आलोचनाएं हैं, इस वजह से 19वीं शताब्दी के अंत में इन परिभाषाओं को परित्याग कर दिया गया था। अच्छा बच्चे, स्लाइड में आप देखिएगा, इसमें उपर्युक्त देशों के कारण 19वीं शताब्दी के अंत में धन संबंधी परिभाषाओं का परित्याग कर दिया गया है। ये देशों की जगह आलोचना होगा। उपर्युक्त आलोचनाओं के कारण 19वीं शताब्दी के अंत में धन संबंधी परिभाषाओं का परित्याग कर दिया गया। इसको थोड़ा आप सुधार लेंगे। अच्छा, तो अब जब इस परिभाषा की आलोचना की गई तो इसके आलोचना के साथ ही एक नई परिभाषा आई, और इस परिभाषा को दिया था मार्शल ने। 19वीं शताब्दी के अंत तक उर्वार्ध से एक समूह उदय हुआ अर्थशास्त्रियों का, जिन्होंने इसकी आलोचना करना शुरू की। और मार्शल ने जब अपनी किताब लाई तब उन्होंने इस बात का ध्यान दिया और उन्होंने धन को विषय वस्तु से हटा करके मानव कल्याण की बात कह दी। क्योंकि अगर हम इसकी आलोचना को देखें तो इसमें अर्थशास्त्रियों ने एक कड़ा विरोध किया था कि इसमें आपने धन को मुख्य रूप से विषय वस्तु में डाल दिया केंद्र बिंदु पर, और जो मनुष्य है उसको गौण कर दिया। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्शल ने अपनी परिभाषा बनाई, और इसी वजह से मार्शल ने अपनी परिभाषा में मानव कल्याण की बात कही। और इस वजह से जो दूसरा अर्थशास्त्र की परिभाषा आई, जो दूसरी परिभाषा आई अर्थशास्त्र की, वह कल्याण संबंधी परिभाषा आई, और उस समय के अर्थशास्त्रियों ने मानव कल्याण की बात कही, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब आप किसी भी समय कभी भी कहीं पर एक क्लिक में अपने विषय से संबंधित वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब्स। Thanks and thanks for watching this video.